हमारे बहुत सारे स्ट्रेस तनाव का कारण भी फैमिलीज बनती हैं। अननोइंगली आप बहुत कुछ ऐसा कर रहे हो ना कि बच्चा सफर कर रहा है, कि एक बच्चा आपके साथ एक एक दिन गिन रहा है आपके साथ दूर जाने का आपसे। कहीं ना कहीं ससुराल वालों का बड़ा हाथ है कि सास जो है वो उसकी वाइफ के साथ बेवच्छा नहीं करी या उसको मायके में फ्रीडम नहीं है। इसीलिए लोग प्रोफेशनल को हायर करते हैं। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छी विवाहित जीवन चलाना चाहते हो, सुखी गृहस्थी बसाना चाहते हो तो पेरेंट्स के साथ मत रहो। उनको भी अच्छे से जीने दो, लिव एंड लेट लिव। ग्रैंड पेरेंट्स इस बात को समझे कि हमें अपने बच्चों को स्पेस देनी है, आज़ादी देनी है, उनको लव और कनेक्शन देना है ताकि वो हमारे साथ रहें। वैसे वो कार्ड रख के और उस पे मैंने दिखा दिया उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को, मैंने लाइंस के जरिए कि ये कॉन्फ्लिक्ट लाइन है। तो लोग समझ जाते हैं इसको कि मेरी ये प्लेस थी और मुझे वहाँ होना चाहिए। एक्चुअली समझ जाते हैं, जो समझना चाहते हैं। मैं फिर बोलूँगी, Today, we are joined by Archana Rajiv Gupta, a psychotherapist and counseling psychologist with deep experience in family therapy and parenting dynamics. आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है। पॉडकास्ट क्या कह लूँ, एक कन्वर्सेशन ही बिल्ड कर रहे हैं मैं और मेरी फ्रेंड। बहुत दिनों के बाद, सो लॉन्ग टू मीट यू। सीरियसली बहुत टाइम से अपना ड्यू था, हमें करना था बट मौका नहीं मिल रहा था। बट आज हम साथ में हैं। अर्चना मेरी फ्रेंड, अर्चना राजीव गुप्ता, ये कानपुर से हैं, यहाँ प्रैक्टिस करती हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट। बहुत सारे क्लाइंट्स की इन्होंने हेल्प की है, फैमिली थेरेपीज भी करती हैं। सो दैट्स वाई मेरे को ये लगा कि क्यों ना इनसे फैमिली थेरेपी के बारे में बात की जाए। आई नो बहुत ही आई वुड से कंट्रोवर्शियल चीज़ें यहाँ पर निकल के आती हैं। फैमिलीज हम सबके लिए जहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हम लोगों से जुड़ी हुई है, वहीं साथ साथ हमारे बहुत सारे स्ट्रेस तनाव का कारण भी फैमिलीज बनती हैं। तो आज की बातचीत में हम फैमिली थेरेपी के बारे में अर्चना से जानेंगे। वेलकम अर्चना। थैंक यू सो मच अमिता। आज का जो टॉपिक लिया गया है ना, ये वाकई में फैमिली थेरेपी क्यों करानी पड़ रही है, पहले तो हमें ये सोचना पड़ रहा है। और ये फैमिली थेरेपी एक्चुअली अमिता, ये फैमिली काउंसलिंग होती है जिसमें हम पूरी फैमिली को लेके वन बाय वन सबके ऊपर एक साथ काम करते हैं, है ना। और इसमें क्या है, ये एक सबके अपने अपने स्ट्रेस होते हैं, सबका अपना अपना नज़रिया होता है देखने का। और जो फैमिली एक संस्था हमारे यहाँ कहा गया है इंडिया में कि हम जब फैमिली में रहते हैं तो पूरा एक साथ हम मिल के किसी चीज़ को आगे लेके जाते हैं। बट अगर कहीं एक भी होल है तो पूरा ही टोल लेता है ना, पूरा सिस्टम ही, फैमिली सिस्टम पूरा टोल लेता है। तो इसलिए अगर कोई भी हमारे पास में आता है और उसके कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं कि भाई ये स्ट्रेस आ रहा है, तो हमें देखना पड़ता है पूरी केस हिस्ट्री में कि कहाँ से आ रहा है। जब ये निकल के आता है कि नहीं, ये अगर मैं कोशिश भी करूँ कि मैं वन बाय वन टू वन काउंसलिंग में उसके साथ लेके कवर कर लूँ पूरा और उसको हील कर दूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप अकेले कर पाएगा जब तक इसमें फैमिली का सपोर्ट ना हो। क्योंकि मुझे जो समझ में आता है वो कहीं ना कहीं उस एनवायरनमेंट में वापस जाएगा जहाँ से उसने इतना सारा स्ट्रेस इकट्ठा किया है, वो घाव लगे हैं, वो ट्रॉमा आए हैं, दोबारा वहाँ वापस जाएगा, उन्हीं चीजों में फंसेगा, तो दोबारा से फंसेगा। वो अपने उसको एनवायरनमेंट को उसको चेंज करना है ना, वो तो नहीं कर सकता, वो तो वही रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरी फैमिली को इनवाइट करके देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। तो ये फैमिली काउंसलिंग एक्चुअली ये साइकोथेरेपीज का एक फैमिली थेरेपी तरीका है, टेक्निक है, तो जिसको हम लोग पूरी फैमिली के साथ में कवर करते हैं। पर मैंने इसको कंट्रोवर्शियल इसलिए कहा अर्चना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फैमिलीज में कई बार क्या होता है, बहुत सारे डायनेमिक्स और बहुत अलग अलग तरीके के डायनेमिक्स प्ले कर रहे होते हैं। कई बार फैमिली के अंदर जहाँ पर ऑब्वियसली थेरेपीज की जरूरत होती है और हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं एज ए थेरेपिस्ट कि भाई फैमिलीज को बुलाना है, उन फैमिलीज में खासकर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जहाँ पर राइचियसनेस होती है, जहाँ पर जो है एक बंदा दूसरे की बात समझ नहीं रहा होता है, अपने हिसाब से चीजों को चलाने की कोशिश कर रहा होता है। तो ऐसे लोगों का फैमिली थेरेपी में आना भी आसान नहीं है। बिल्कुल आना आसान नहीं है, और इनिशियल लेवल पे कोई आना भी नहीं चाहता है ना। और जब लेकिन होता क्या है,
जब फैमिली में, मैंने बताया ना, फैमिली एक संस्था है, तो सब एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं, इंटरकनेक्शन है सबके। जब सब जुड़े हैं तो कोई एक पे अगर लोड आ रहा है तो दूसरे को कहीं ना कहीं फील हो रहा है, और हमें उनको बुलाना। अगर हस्बैंड वाइफ में देखा जाए तो जो हस्बैंड है वो घर में सबका चहेता है भाई, माँ का, अगर वो जेंट्स है मेल तो वो माँ का भी चहेता है, बहन का भी चहेता है ना, और वाइफ के लिए भी वो है। तो इतना लविंगली, तो फिर सब लोग सोचेंगे ही ना कि भाई अगर हमारी वजह से कुछ है, ये परेशान हो रहा है, इंटरकनेक्शन की जो बात कर रहे हैं कि ये परेशान हो रहा है तो हमें चलना चाहिए। अच्छा। तो जब वो इंसिस्ट करता है, घर का मेल अगर इंसिस्ट करता है, जो सबसे ज्यादा इस चीज को सफर कर रहा है, अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में ऐसी बात करते हैं तो वो आ जाएंगे वो लोग। अच्छा, आ जाते हैं। हाँ, मतलब आपने जो भी करी है, आपने देखा। ये डिपेंड करता है, देखो ये भी एक यहाँ पर ये चीज है, डिपेंड करता है कि हमारा है कौन, हमारा क्लाइंट है ना, उसकी घर में क्या रेपुटेशन है। अगर ये मेल पर्सन है और घर को लीड कर रहा है तब तो वो घर के सारे मेंबर्स आ जाएंगे, हाँ, विल बी एवरी टाइम रेडी। लेकिन अगर उसकी कोई भी ऐसी, कभी कभी होता है ना घर में, कुछ लोग अपने को डीमीन करते हैं, कुछ लोगों को नहीं वैल्यू इतनी होती है, तो फिर नहीं आएंगे, वहां पे लाना मुश्किल होता है। इन अ नटशेल बोलें कि अगर मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है या टीनेजर है, वो किसी चीज से सफर कर रहा है और आप चाहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के साथ आ जाए, तो कई बार पेरेंट्स जब अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से गिरे होते हैं या माइंडसेट के होते हैं, तो उसके लिए अगर पेरेंट्स रेडी नहीं है तो बुला पाना मुश्किल होता है। पेरेंट्स को बुला पाना, इसलिए देखो ये डिपेंड करता है पेरेंट टू पेरेंट, है ना, ये वेरी करती है चीजें। कभी कभी पेरेंट अपने ईगो में रहते हैं, जैसे कि अगर कोई बच्चा आया मेरे पास में तो उससे अगर उनके पेरेंट्स से बोला जाता है कि भाई इसकी काउंसलिंग में आपके सेशन की जरूरत है, तो वो लोग तो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं अपने बारे में कि मैं, मेरी कैसे काउंसलिंग, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी कैसे, मुझे नहीं जरूरत है कोई काउंसलिंग की, इसको जरूरत है, जिसको मैं लेके आई हूँ इसको जरूरत है। तो अब हमें देखना पड़ता है कि कैसे पेरेंट को हमें कन्विंस करना है, और तो कोई पेरेंट तैयार होते, कोई कोई नहीं तैयार होते। जहाँ पे नहीं तैयार होते वहाँ पे बच्चा हमेशा सफ़र करता रहता है। तो और मैं देख रही हूँ सेशंस में आजकल पेरेंट्स अवेयर हो रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं और पेरेंट अपने सेशंस करा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं बच्चों के ऊपर। हाँ, बट वेरी फर्स्ट सेशन में उनको शौक लगता है कि ये कैसे, मेरी काउंसलिंग कैसे है ना, मैं तो बिल्कुल ठीक जा रही हूँ, मैं तो पेरेंटिंग बहुत अच्छी कर रही हूँ, बट अननोइंगली आप बहुत कुछ ऐसा कर रहे हो ना कि बच्चा सफर कर रहा है। सही बात है। जानते हो अमिता, बहुत सारे ऐसे बच्चे जब आते हैं ना, टेबल पीट के कहते हैं मैं क्या करूं अपनी फैमिली का, मैं रहना ही नहीं चाहता, मैं इनसे दूर भागना चाहता हूँ, है ना, मुझे लग रहा है कि कब मेरा जॉब लगे या कब मेरी हॉस्पिटल, बच्चे तो 9th स्टैंडर्ड के। अच्छा। और जब वो वेट करते, मैम अभी तो मुझे यहाँ पे 3 इयर्स और बिताना है, मैं तब हॉस्टल लाइफ जाऊंगा, और ये भी नहीं पता मेरे घर वाले हॉस्टल भेजेंगे भी कि नहीं भेजेंगे। तो वहाँ पे उनके लिए सफ़र करना इतना कठिन होता है कि उस फैमिली से दूर भागना चाहते हैं वो। तो आप सोचिए यहाँ पे फैमिली काउंसलिंग की कितनी ज़रूरत होती है कि एक बच्चा आपके साथ एक एक दिन गिन रहा है आपके साथ दूर जाने का आपसे, है ना, तो आप क्या दे रहे हो अपने बच्चों को। तो यहाँ पे फैमिली काउंसलिंग की नीड है ना अमिता। तो फिर ऐसे पेरेंट, जैसे आप जो बच्चे का बता रहे हो, ऑब्वियसली कोई आपके ऐसे क्लाइंट रहे होंगे, क्या आपने उनके पेरेंट को कहा कि आपको काउंसलिंग के लिए आना चाहिए, एंड डू दे अग्री फॉर इट, और आए वो करवाने के लिए अपनी काउंसलिंग? हाँ, बिल्कुल आए करवाने के लिए। हाँ। और उनको समझ में भी आया। तो लेकिन देखिए, सबसे पहले कोई रेडी नहीं होता है, राइट, है ना, ये रेडी नहीं होता कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। और जैसे ना आप कुछ भी बोलो तो अरे मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं ऐसा ही करती हूँ, है ना, बट बच्चे से जब आप पूछो तो फिर वो बिल्कुल ऑपोजिट, दो है ना, अलग कहानियां चल रही होती हैं, दो अलग कहानियां चल रही होती हैं। तो ये नहीं समझ में वहां पर आ रहा होता कि कौन सही है। फिर जब हमें डीप जाना पड़ता है, उनके साथ में फैमिली टेक्निक्स कई सारी देखनी पड़ती हैं, तब निकल के आता है कि अच्छा यहाँ पे एक चीज और कि आप उनको बोलो ना कि आपकी गलती के लिए सेशन है ना, यहाँ पे आप अपना सेशन करो, बताओ कि क्या क्या होता है। तो उनमें से जैसे मैं बोलती हूँ, जो भी आपको समझ में आ रहा है अपने लिए आप ले लो। आपके लिए मैं कुछ भी आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ या इम्पोज कर रही हूँ कि ये आप कर रहे हो, है ना। मुझे ये रहता है कि
मैं जो भी आपको बता रही हूँ ये एक पेरेंट कम्युनिटी के लिए बता रही हूँ, पर्टिकुलर आपके लिए नहीं बता रही हूँ। इसमें से जो आपको समझ में आए कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हो वो आप ले लो, आप अपने गैप्स को आइडेंटिफाई कर लो, अपने गैप्स को आइडेंटिफाई कर लो। और ये बहुत ही ईगोइस्ट पेरेंट के लिए मैं कहती हूँ। आई नो, जब समझ में आ जाता होगा कि ये बंदा जो है ये मानने वाला नहीं है कि मेरे से कोई गलती होती है, ये मानने वाले नहीं। और पेरेंट जो हमारी ये जो पेरेंट नाम की ये जो कम्युनिटी है ना, ये कभी अपने बच्चों के कभी मानेंगे नहीं अपने बच्चों के लिए कि मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि पेरेंट तो हमेशा बॉस रहना चाहता है। पेरेंट तो हमेशा अपना लेवल ऊपर, हाँ, पेरेंट इज ऑलवेज राइट। पेरेंट हमेशा अपना लेवल ऊपर रखना चाहता है। वो कभी सोचेगा ही नहीं कि मुझे भी सेशन में बुलाया जाएगा। अच्छा, काफी लोग तो मुझसे ना फोन करके ऐसे बोलते हैं कि जैसे मैं गुनहगार हूँ, मैं विक्टिम हूँ, है ना, एक कल्प्रिट की तरीके से कि मैम आपने क्यों बुलाया है, आपने तो उससे कह दिया कि पेरेंट को आना है। अब बताइए हम लोग टाइम कैसे निकाले, मैं भी बिजी रहता हूँ, वो भी बिजी रहती हूँ, आप उसको देखिए ना मैडम। अब बताइए, आप काम नहीं कर पा रहे उसके ऊपर, आपको लग रहा है। हाँ, आप काम, ये मेरे ऊपर चीजें आ जाती है। मैं समझ रही हूँ, आप काम खुद नहीं कर पा रहे हो, उसके नहीं कर पा रहे हो। कभी कभी आपने क्या कह दिया उससे, है ना, ये मेरे ऊपर क्वेश्चंस। अब आप ये बताइए, अब आप इस कन्वर्सेशन से पेरेंट का लेवल समझ लीजिए। आई नो, है ना। तो यहाँ से चीजें आ रही है कि बच्चे माँ बाप के साथ अब रहना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन ये परसेंटेज देखो, सारे बच्चों को नहीं बोलेंगे, बहुत फैमिली जो है बच्चों पे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, अवेयरनेस है। लेकिन हाँ, 70% बच्चे आजकल फैमिली से दूर जाना चाह रहे हैं। ओके, 70%। हाँ, क्योंकि मेरे पास जिस तरह से लोग आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ यूथ जो है अब फैमिली से दूर जाके अपनी सराउंडिंग में रहना चाह रहा है। तुम्हारे पास ऐसे भी कुछ आते होंगे अर्चना, जहाँ पर हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत लड़ाई चल रही है, पर लड़ाई के बीच में जब तुम बात करती होगी समझ में आता होगा कहीं ना कहीं ससुराल वालों का बड़ा हाथ है कि सास जो है वो उसकी वाइफ के साथ बेवजह नहीं करी, या उसको मायके में फ्रीडम नहीं है, या कई इस तरीके की चीजें, स्पेस देना ही नहीं चाहते हैं ना। हाँ, कोई किसी को। ऐसे केस आते होंगे ना। हाँ, बहुत केसेस आते हैं। तो इसमें भी देखिए ना, इसमें भी कितना बड़ा हमारे साथ में काम करने में परेशानी होती है कि अब आप इन लॉज को कैसे बुलाओगे। उनका भी ईगो, ये ईगो से लड़ना हम लोगों के लिए बहुत टफ हो जाता है। इधर पेरेंट्स का ईगो, अगर आप पेरेंट चाइल्ड काउंसलिंग में देखो, इधर इन लॉज का ईगो, जो कि अगर आप एक घर की बहू सफर कर रही है, राइट, है ना, तो आप उसको स्पेस नहीं दे रहे हो। आपका अब बहू का कनेक्शन हस्बैंड के साथ वो भी सही करना है, इन लॉज के साथ वो भी सही करना है। लेकिन क्या वाकई में बहू गलत है? वो आपके घर में आई है। पहले तो अगर यहाँ पे अगर बहू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है तो ये देखना कि वो आपके घर में आई है, आप बड़े हो, सबसे पहले आप उसको रूल्स बताओ, आप उसको बताओ कि प्यार दोगे, आप उसको हर चीज अपने घर के नियम बताओगे। जैसे कि कोई बच्चा अगर किसी स्कूल में जाता है तो प्रिंसिपल टीचर बताते हैं ना उस स्कूल के क्या रूल्स हैं। तो इसी तरीके से अगर एक लड़की को भी अपने हिसाब से बताओ, प्यार से ढालो, पीजी की टीचर समझो, किंडरगार्टन ही समझ लो भाई, है ना, कि बच्चे 0 लेवल से देखो ना भाई। आप एक बार कह रहे हो कि मुझे माँ समझो, मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ, बट आप जैसे भी नहीं होते हो, है ना, वो तो बहुत एक्सपेक्ट करके आती है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है कि आप ना अपने इन-लॉज को भी आपको लेके आना पड़ेगा। ठीक है, फिर जब आप बोलते हो, मान लीजिए आपके पास हस्बैंड वाइफ आए हैं तुम्हारे पास, और वो लोग की प्रॉब्लम तुम्हें समझ में आ गई कि इनके आपस के झगड़ों का बहुत बड़ा कारण इनकी फैमिलीज हैं और जिसकी वजह से ये झगड़े हो रहे हैं, और अगर आपने बोला कि अपने इन लॉज को भी लेके आओ एज ए फैमिली काउंसलिंग, एज ए फैमिली थेरेपी, कितने % लोग अग्री होते हैं और कितने % लोग ला पाते हैं जिनकी फैमिलीज आती हैं? हाँ, यहाँ पे मैंने जो बात बोली थी ना, जो घर का हस्बैंड है, अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशन अच्छे हैं तो आ जाएंगे उसके पेरेंट्स। अच्छा, हाँ, अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि
इन लॉज तभी आए हैं मेरे पास में जब हस्बैंड घर का मेन लीड कर रहा है। हाँ, अगर उसकी एक फाइनेंशियली कई बार होता है कि हाँ, अगर वो हाँ, फाइनेंसेस प्रोवाइड हाँ, कर रहा है और उसकी एक हाँ, स्थिति है और घर का बड़ा एक्चुअली बेटा है, वही मतलब पेरेंट्स मेरे पास में आए हैं हाँ, क्योंकि वो उसके पास पावर है। पावर है, हाँ, वो ला सकता है। तो वो अपनी वाइफ के लिए कंसर्न है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है और हाँ, घर में जो मेन इश्यूज हैं वो यहाँ से आ रहे हैं। तो वो मेरे पास में आते हैं पेरेंट्स। और सच में अमिता, जो आना चाहता है अपने मन से, जो आना चाहता है, जो बहुत ज़्यादा कन्विंस करके नहीं लाया गया है, वो सच में अपने ऊपर काम करता है। अच्छा, क्या होता क्या है ना, उनको पता ही नहीं होता है कि ये भी कुछ चल रहा है, ये भी कुछ किया जाता है बहुओं के साथ में। वो अपना ही पुराना बैगेज लेकर के आगे ना, वो आगे ट्रांसफर करना चाहते हैं और कहते हैं ऐसा ही तो होता है, मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, इसके साथ में क्या है, इसकी तो शादी अभी जो है 28 की साल की उम्र में हुई है, मेरी तो 19 में कर दी गई थी, 16 में कर दी गई थी। तो और उनका क्या है ना, उन्होंने कुछ देखा भी नहीं होता है कि आप दुनिया देख रहे हैं, आपने अपनी अवेयरनेस बढ़ाई ही नहीं, तो वो उसी शेल में रहते हैं। और वो जब निकले ही नहीं तो कैसे आपको देखेंगे? जब काउंसलिंग में आप उनको दुनिया दिखाओगे, चीज़ें बताओगे, तब उनको समझ में आएगा, है ना। तब फिर वो ऐसे मेरे पास एक जो क्लाइंट आए थे, तो मदर इन लॉ का जब सेशन हुआ, शी वॉज क्राइंग। अच्छा, हाँ, कि मैं क्या कर गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, क्या थोड़ा सा बताओ, क्या थी वहाँ पे इशू, क्या चल रहा था? वहाँ पे इशू ये था कि बिल्कुल स्पेस नहीं देना था, लड़के को अपनी पकड़ बना के रखना था। अच्छा, अगर लड़का वाइफ के साथ रूम में थोड़ी देर के लिए अकेला भी चला जाए, ऑफिस से आते ही सीधा चला जाए, अच्छा, है ना, तो इश्यूज हैं। अच्छा, कहीं घूमने अगर वाइफ कह दे कि मुझे घूमने जाना है साथ में, तो मैं भी चलूंगी, है ना, मैं भी चलूंगी। और या तो फिर घर की लड़की को ले जाओ, वो भी तो नहीं घूमने कभी जाती है घर से, उसको भी लेके जाओ ना। अच्छा, मतलब उन दोनों को जो सिस्टर है उसको भी लेके जाओ ना, या मैं भी चलूंगी, अकेले उसको नहीं लेके जाना है। तो अगर उन्होंने अपना वीकेंड बनाया भी है घूमने के लिए, तो अकेली नहीं कभी जा पाती थी। अच्छा, उसके साथ में या तो मदर इन लॉ जाती थी या सिस्टर इन लॉ जाते थे, और वहां पे भी उनका मी टाइम कभी होता ही नहीं था। और तो आप जब स्पेस दोगे ही नहीं तो आपके पास कौन आया, तुम्हारे पास कौन आया था? वाइफ आई थी पहले कि हस्बैंड वाइफ दोनों एज ए कपल थेरेपी? मेरे पास हस्बैंड वाइफ आए थे कपल थेरेपी के लिए, कि एज उनके कपल बीच थेरेपी। हाँ, अच्छा, बट ये सारा इशू ही इन लॉज से आ रहा था। अच्छा, हाँ, तो जब उनको बुलाया गया कि भाई देखिए ऐसा ऐसा होता है, मतलब इस तरीके के भी जो पेरेंट, जो ये वाली जो मदर इन लॉ की मैं बात बता रही हूँ, कार में भी लड़के के बगल में आगे बैठ के आना है। अच्छा, अपना रोल, अपना जो है अपना बॉसी, वो उनको रखना है। तो शी वॉज क्राइंग कि भाई ये गलत किया मैंने। अच्छा, इनको समझ कैसे आया? मतलब इट्स रियली हार्ड कि इस एज के बाद लोगों को ये समझ में आए कि जो मैं कर रहा था या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ठीक नहीं था। तो क्या आपने उनके साथ क्या आपने उनको नजरिया दिखाया दैट शी गॉट इट कि मैं जो कर रही हूँ सही नहीं कर रही? देखो, ऐसी बहुत सारी फैमिली टेक्निक्स होती है, इसीलिए लोग प्रोफेशनल को हायर करते हैं। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। इसीलिए लोग करते नहीं। तो देखो क्या होता है ना, एक फ्रेंडली चैट तो सभी दे देते हैं। सो ट्रू, है ना। हर घर में काफी रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, लोग बैठ के चिट चैट करते ही हैं, तो वहां से सॉल्व हो जाती चीजें। लेकिन क्यों नहीं होती है, है ना, वहां से भी सॉल्व नहीं होती है। अगर वो अपने नेबर से भी बात करके जाएगी तो घर के अंदर फिर उसी में रहेगी, उसी सफर तो रहेगा ही उसका। तो जब ये आते हैं तो हमारे पास में बहुत टेक्निक होती है कि हमें किस तरीके से किससे क्या बात निकलवानी है, क्या समझाना है ना। हर फैमिली का स्ट्रक्चर अलग होता है, हर फैमिली का सिस्टम अलग होता है, बहुत सारी स्ट्रेटजी हमें लगानी पड़ती हैं, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी टेक्निक्स के जरिए उनसे बात करते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगी अमिता कि वो जो मदर इन लॉ जो बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मैंने गलती करी है, उनको फील हुआ, वो सेम डे आफ्टर द सेशन वो अपनी बहू को शॉपिंग कराने के लिए लेके गई। अच्छा। और कुछ दिन के बाद मैं देख रही हूँ कि उनकी जो रील्स आ रही हैं, जो अच्छी खासी उनकी बॉन्डिंग बनी हुई है। अरे हाँ, वेरी तो गुड। बहुत अच्छा लगता है। और मेरे लिए भी कुछ गिफ्ट भेजते हैं वो लोग, क्या आपकी वजह से हमारे घर का इतना अच्छा हो गया।
तो इस तरीके के केसेस, ब्लेसिंग्स, हाँ, अगर हाँ, किसी के घर में शांति आ जाती हाँ, है और हाँ, सिर्फ इस वजह से कि हमको पता ही नहीं है कि सही हाँ, तरीका हाँ, है क्या डील करने का, अपनी बहू के साथ बिहेव करने का। बिहेव करने का। क्योंकि सोसाइटी में कंडीशनिंग में हमने यही देखा है कि बहुओं को बहुत ज्यादा घुलने मिलने नहीं देना है, बहुओं को उनकी स्वतंत्रता नहीं देनी है, क्योंकि ये सर पे चढ़ जाएंगी, क्योंकि ये हमारी बातें मानना बंद कर देंगी, तो इनको दबा के रखना चाहिए। ये अपना लेके आ रहे होते हैं ना बैगेज, इसलिए। बताओ। और जब तो समझ में आता है तो एक्चुअली इट्स सो फ्रीइंग एंड सो, मतलब मुझे लगता है फ्रीडम उनको खुद को भी मिलती होगी। जो आना चाहता है वो ही अपनी वो ही फैमिली है। को खुशहाल कर सकता है। वो जो तो मैं आना एग्री ही नहीं करती चाहेगा, जो समझना ही नहीं चाहेगा, अपने को कभी गलत मानना ही नहीं चाहेगा, वो कैसे खुश रख सकता है। थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस यहाँ पे लगाना पड़ता है कि अप्रोचेस अपनी थोड़ी बदलनी पड़ती है, लेकिन बदलना जो चाहेगा वही काम कर ये सकता बात है। तो है, जिसको अंदर से होगा कि जिसको समझ में आ जाएगा कि मैं अगर बदलूंगा नहीं तो मेरा नुकसान ज्यादा है, तो इसको इंसाइट आ जाए कि मुझे बदल लेना चाहिए। जैसे एक पेरेंट चाइल्ड काउंसलिंग मैं कर रही थी, तो वहाँ पे बच्चे का बहुत ना आइसोलेट रहता था, तो मुझे बहुत उसको देख के लग रहा था कि इसके साथ वाकई में सिंगल पर्सन भी नहीं है खेलने के लिए, कोई कहीं जाने के लिए, और घर वाले इतना ब्लेम कर रहे हैं कि वो स्क्रीन टाइम पे रहता है, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है। मैडम देखिए कितना ज्यादा ये 3-3, 4-4 घंटे, तो कहीं बाहर जाने के बाद स्पोर्ट्स के, तो अच्छा फैमिली के पास एक्सक्यूजेस बहुत सारे रहते हैं कि इतनी दूर है स्पोर्ट्स, अगर आउटडोर कहीं भेजते हैं तो एक्टिविटी में तो बहुत दूर है, अब घर में मेरे पास टाइम नहीं है। सॉरी। और जो वो है घर में मदर है, वो घर के ही कामों में लगी रहती है। अब बताइए क्या करूं। तो जब उनको ये रियलाइज हुआ कि नहीं, आप एक बार ऑफिस से आके एक बार इसके साथ इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए, अपना इन्वॉल्व होना एक अलग बात है, और एक फ्रेंड दिखाना कि हाँ हम तो फ्रेंड है, हमसे बात कर सकते हैं, ये एक अलग हो गया। लेकिन जब आप इन्वॉल्व होते हैं बच्चे के साथ में, वो एक अलग टाइम आपका होता है। तो फिर उन्होंने चेस खेला अपने बच्चे के साथ में रात में आके, है ना। और जो चेस खेलते हैं ना, तो अंदर अंदर कनेक्शन, देखिए ना, आप कोई भी गेम खेलोगे तो 1 to 1 कनेक्ट हम होते हैं। अब आप क्या करोगे, मैं क्या करूँगा, आप क्या करोगे, ये जो कनेक्शन है हमारा गेम्स के जरिए, ये बहुत अच्छी बॉन्डिंग पेरेंट में या किसी भी फैमिली मेंबर भी अगर खेलते हैं, अगर पूरी फैमिली को लेके देखो, उन पे भी ये काम करेंगे और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को तो बहुत अच्छा कर देंगे। तो वहाँ पे वो पेरेंट रोने लगे। हाँ मैम, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, हम लोग तो यही सोचते थे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। लेकिन अगर वाकई में आप 20 मिनट का टाइम निकाल लीजिए, बच्चा इंतजार करता था डेली, रात होगी और मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खेलेंगे। आप सोचिए वो बच्चा छोड़ देगा ना स्क्रीन टाइम, वो अगली स्ट्रेटजी तैयार करेगा कि अगले दिन कैसी रणनीति तैयार करनी है, शतरंज में कैसे क्या करना है। आप उसको टास्क दो ना, आप उसको बोलो ना, कल मैं बताऊंगा तुम्हें, कल मैं तुम्हें हराऊंगा, ऐसे करो ना उसके साथ में। तो सो ट्रू, हाँ, सो ट्रू। तो वहाँ पे पेरेंट्स सिर्फ बोलते रहते हैं ये नहीं करो, वो नहीं करो, करना क्या है, और साथ में सपोर्ट करना, कनेक्शन बनाना, वो भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं, खाली एक्सक्यूजेस, सिर्फ एक्सक्यूजेस मैं सुनती हूँ, और इससे तो फिर आप बिल्कुल जीत ही नहीं सकते हैं। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो चलो ये हुआ इस फैमिली का ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मामला। इसके अलावा क्या कुछ और भी तरीके की फैमिली काउंसलिंग करी हुई है तुमने? फैमिली काउंसलिंग तो मैंने अमिता कई करी है, लेकिन जो अभी मुझे एक और याद आ रही है। एक फैमिली में एक जो मेरे पास आए थे क्लाइंट, बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा। उनके घर में कंबाइंड फैमिली थी और इश्यूज उनसे कम आ रहे थे, उनकी वजह से पूरी फैमिली से ज़्यादा आ रहे थे। अच्छा। तो जब ये हुआ कि 1 by 1, अच्छा कंबाइंड फैमिली, तो कंबाइंड फैमिली में ये नहीं था कि कोई उनकी अपनी इंटीमेट जो फैमिली, फर्स्ट फैमिली, वहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ये पूरी एक्सटेंडेड फैमिली की प्रॉब्लम थी।
तो अच्छा। 1 by 1 तो नहीं बुलाया जा सकता था उनको, और कोई हाँ, आते भी ना, क्योंकि हाँ, देखो हाँ। हर घर मतलब की एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब उनके चाचा वगैरह, चाचा, ताऊ, हाँ, ऐसा चाचा करके ताऊ पूरा वगैरह, फैमिली का ट्री पूरा ऐसा। फैमिली उनका पूरा जो था, तो 1 by 1 कोई आने को नहीं तैयार होता है। एज यू नो, ईगो होता है घर के हाँ, बड़ों का, बिल्कुल बिल्कुल, है बहुत ना। ही वो। और काउंसलिंग क्या है, ये काउंसलिंग क्या है, वो क्या करेगा, मुझे क्या बता देंगे? मुझे क्या बता देंगे। मेरा कल की आई। मेरा तजुर्बा है इतने सालों का, है ना। तो जब मैं उनके घर गई तो उन्होंने घर वैसे, बुलाया था? हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उन्होंने जब बोला मुझसे, तो मैं भी इसलिए रेडी हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल, तो वहां पे मैं फैमिली में कैसे इतने लोगों को 1 by 1 बुलाऊंगी। हाँ, तो फिर सही मैं है। गई, तो वो जो घर के हेड ऑफ द फैमिली थे, ही इज नाउ आई थिंक 90s में। अच्छा, ओके। वेरी इगोइस्ट, है ना। तो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही थी, जो घर के सबसे बड़े थे, जो हेड ऑफ द फैमिली, वहां से इश्यूज आ रहे थे, और पूरी फैमिली उस पे सफर कर रही थी। हाँ, अब यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बॉविन हैं, उन्होंने अपनी जेनोग्राम बनाया हुआ है, उनकी थेरेपीज बहुत सारी जो मैं बता रही हूँ, मैंने वो भी वहाँ पे करी। कि देखो, जब हम फैमिली ट्री बनाते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे किससे पैटर्न्स आ रहे हैं, स्ट्रेस के पैटर्न्स उससे आते हैं, एंजाइटी आ रही है, तो हमें ये देखना होता है कि काम सबसे पहले कहाँ पे करना है। तो अगर आप जब सबको समझ लोगे, थोड़ी थोड़ी देर आपने सबसे बात करी, सब एक ही इशू बता रहे हैं, है ना, तो आप वहाँ पे बात करिए ना। तो वहाँ पे प्रॉपर्टी को लेके इशू था। 90 साल का कोई भी इंसान अभी भी अपनी प्रॉपर्टी किसी को देने के लिए रेडी नहीं था। लेकिन वो क्या हेल्दी था, पूरा एक अनहेल्दी डिसीजन के साथ में घर का बड़ा, जो कि मुझे लगता है कि अगर आप समय रहते सब कुछ अगर कर दो, तो वो भी क्योंकि जो मेरे क्लाइंट थे वो खुद भी 45 इयर्स के थे, उनको अभी भी क्लैरिटी नहीं थी कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, मुझे कितना बनाना है प्रॉपर्टी, है ना। तो देखिए, सबका माइंड सेट होता है, सबका एक कैलिबर। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बना लूंगा, अपने से बनाऊंगा, कुछ एक बैकिंग भी होती है तो सपोर्ट हो जाता है। सही है, तो उनको ये था ऐसा, तो वहाँ पे उनकी काउंसलिंग करना बहुत मेरे लिए प्रॉब्लम थी उसमें, है ना, कि डिफिकल्ट टास्क था, नहीं, चैलेंजिंग वो मेरा एक बड़ा प्रोजेक्ट था, ऐसा कह लो। अच्छा, आई गॉट दैट। वो मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। लेकिन जब उनसे बात हुई, अपने तरीके से मैंने उन्हें हैंडल किया, तो मैंने देखा कि 6 महीने में उन्होंने डिसीजन लेते लेते, देखिए काउंसलिंग आपके सबकॉन्शियस में जाती है ना। तो ये नहीं है कि मैंने आपको कोई दवाई दी है और 2 घंटे में असर दिखेगा, ये तो नहीं होगा। बट कहीं ना कहीं उनके अंदर गया, और उन्होंने फिर एडवोकेट बुलाया, सब अपने तरीके से सारे फैमिली मेंबर्स के लिए सोचा। तो यहाँ पे ये मेरी जीत हुई। हाँ अमिता, मैंने उस दिन प्रसाद चढ़ाया था, क्योंकि ये जो मेरा प्रोजेक्ट था, और मैं लग भी जाती हूँ लोगों के साथ में कि नहीं, मुझे अब इनके साथ में ठीक करके ही होना है। क्योंकि कोई अगर आया है तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ में आया है मेरे पास, और अगर मेरे कैबिन में आ गया, मेरे सामने वाली कुर्सी पे बैठ गया, तो फिर मैं अपनी जान लगा देती हूँ कि नहीं, अब तो मुझे लगना है, चाहे जैसे लगना है। मुझे लगता है फैमिली स्ट्रक्चर को अगर आप पूरी तरीके से फैमिली सिस्टम को आप समझेंगे, उसके पैटर्न्स को समझेंगे, तो आप सारी बाउंड्रीज को आप तोड़ सकते हैं। सो ट्रू, सो ट्रू। अर्चना, आजकल जैसे तुमने भी बोला कि बच्चे माँ बाप के साथ रहना नहीं चाह रहे हैं, बहुत ही क्योंकि पेरेंट्स का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस आता है ना। ऐसे बहुत सारे पॉडकास्टर हैं जो मैं देखती हूँ, जो खुलेआम बोलते हैं कि बच्चों को कि तुम लोग अपना अलग घर बसाओ, तुम लोग पेरेंट्स के साथ रहोगे तो तुम लोग खुश नहीं रह पाओगे। अगर अच्छी विवाहित जीवन चलाना चाहते हो, सुखी गृहस्थी बसाना चाहते हो, तो पेरेंट्स के साथ मत रहो। कितना तुम अग्री करोगी इससे कि बच्चों को अलग घर बसाना चाहिए शादी करते ही, और उनको पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स का तो इंटरफेरेंस रहता है और वो कहीं ना कहीं राइचस बनते हैं और बच्चों को अपनी लाइफ जीना नहीं देते, तो आफ्टर मैरिज उनको पेरेंट्स के साथ नहीं रहना देखो ये क्वेश्चन है तो फंसाने वाला। बट मैं इसमें, मेरा जो मानना है, मैं जो देख रही हूँ आज का टाइम, है ना,
हर समय एक सा नहीं होता। राइट। अगर आप पहले चलते थे ज्वाइंट फैमिली में, बहुत पहले, उसके नॉर्म्स अलग होते थे, है ना। पहले हमारे पास चीज़ें, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तो ज्वाइंट फैमिली में ही सारे एंटरटेनमेंट होते थे, बॉन्डिंग्स होती थी, वो अलग होता था। बट अब मैं खुल के कहूँगी कि आपको अलग ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये भी एक, अगर फैमिली लाइफ है, आपकी शादीशुदा लाइफ है, तो वहाँ पे भी आपको उतना ही टाइम देना पड़ेगा जितना आप अभी तक वहाँ पे अपने पेरेंटल हाउस में देते आए हैं। अच्छा। है ना। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं नकार रही हूँ कि पेरेंट आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी भी होनी चाहिए, उनकी हेल्थ रिगार्डिंग, उनकी केयर रिगार्डिंग। ये आपको अपने फैमिली एज वेल एज उस फैमिली को भी देखना चाहिए। हाँ, इतना जरूर मैं बोलूँगी, अलग क्यों रहना चाहिए, तो फिर आप थोड़ी सी डिस्टेंस पे घर ले लो अपना, लेकिन अलग ले लो, क्योंकि उसमें बहुत सारी, देखो, बहुत बाउंड्रीज आती, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं साथ में रहने में, बहुत सारी बाउंडेशंस रहती हैं, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो कि आज की जो जनरेशन है वो अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेगी। और जो पहले के लोग थे वो एडेप्टिव थे, तो सब एडेप्ट करते चले आते थे। ठीक है, आप जैसा कह रहे हो वही सही है ना। लेकिन आज कोई भी नहीं मानने को तैयार है। मतलब तुम कहना चाह रही हो जैसे हमारी जनरेशन थी तो वो कहीं ना कहीं अगर ज्वाइंट फैमिली में है और अगर सास ससुर की तरफ से कुछ आ रहा है तो वो अग्री कर जाते थे, अडेप्ट कर लेते थे और मे बी एडजस्ट कर लेते थे। आई वुड से एडजस्टमेंट, बट वो खुश तब भी नहीं रहते थे, खुश नहीं रहते थे। आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये है कि एडजस्ट कर लेते थे। पर आजकल की हमारा जो जनरेशन है वो एडजस्ट करेगी नहीं चीजों से। जॉब कर रहे हैं, सबको करियर, क्योंकि आज करियर प्रायोरिटी पे है। राइट। है ना। पहले फैमिली एक लेके चलना ही बहुत बड़ा माना जाता था। इसको ना हम ये बहुत ही प्राउड रखते थे कि मेरा तो फैमिली बहुत अच्छे से, पूरा एक्सटेंडेड फैमिली भी साथ में रह रही है। और जो घर का मुखिया था ना, वो अपने कॉलर ऊंचे करके रखता था। बट अब देखो ना, अब करियर ओरिएंटेड सब हो गए हैं। तो जब दोनों अगर काम पे हैं, तो अगर आप पुराने वाले मानक अभी भी अगर आप अप्लाई करवाओगे ना उन बच्चों पे, तो काम ही नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा तो कॉन्फ्लिक्ट आएंगे ही आएंगे, और वो दोनों ही स्ट्रगल करेंगे, और साथ में आप भी स्ट्रगल करोगे। ऐसा नहीं वो पेरेंट नहीं करेंगे। तो आप देखो, उनसे प्लानिंग करो, उनसे वीकेंड पे मिलो, उनसे अगर घर पास में आप ले रहे हो, आप शाम को एक राउंड मार लो, मॉर्निंग में राउंड मार लो, लेकिन उनको भी अच्छे से जीने दो। लिव एंड लेट लिव। आई गॉट दैट। पर मैं जो थोड़ा समझ पाती हूँ और जो मुझे भी कई बार नजर आता है अर्चना, बच्चे बहुत लोनली होते जा रहे हैं जितना न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं। क्योंकि माँ बाप, जैसे तुमने बोला कि अब दोनों कमाना चाहते हैं, दोनों करियर ओरिएंटेड है, बच्चा घर में रह रहा है, उसकी दादा दादी छीन लिए गए क्योंकि माँ बाप और दादा दादी साथ में नहीं रह सकते, माँ बाप को काम करना है, वो दादा दादी का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो उनको न्यूक्लियर फैमिली चाहिए। ठीक है, ऐसे में बच्चे को ना तो माँ बाप मिल रहे हैं ना ही दादा दादी मिल रहे हैं, तो बच्चा इस लोनलीनेस में, बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत टोल है। एज ए साइकोलॉजिस्ट मुझे और तुम्हें पता है। हाँ, लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ, जो बच्चा है वो आजकल दादा दादी नाना नानी वाली जो हमारी जो पेरेंटिंग होती थी उससे बहुत ऊपर लेवल पर है। बच्चे आजकल टेक सेवी हैं। बच्चे अगर उनमें इंटरेस्ट लेना भी नहीं चाह रहे हैं, है ना, अगर हम दिलाना भी चाह रहे हैं उनको, तो भी बच्चे घूम के अगर उनको मोबाइल और ग्रैंड पेरेंट्स दे दो, वो मोबाइल पकड़ते हैं। पर ये है, दिस इज अ फैक्ट, बट ये हेल्दी नहीं दिख रहा ना। मतलब जो पैटर्न दिख रहे हैं एक्चुअली हेल्दी नहीं है, क्योंकि मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स बच्चों के अंदर क्रिएट हो रही हैं, उनका मेजर रीजन यही आ रहा है क्योंकि वो कनेक्शन, वो बॉन्डिंग उनकी अपने फैमिली मेंबर्स से बन नहीं पा रही है, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है और दादा दादी रह नहीं रहे हैं। अगर वो रह रहे हैं तो भी उनकी वो स्टेटस अब परिवारों के अंदर नहीं है। बच्चों के माइंड में ये डला हुआ है कहीं ना कहीं से कि इनकी बात तो हमें क्या ही सुननी है ना। तो दे आर मोर इनटू टेक्नोलॉजी। हमारे को मोबाइल मिल जाएगा तो हमारे लिए वो ही अच्छा है। बच्चे मिररिंग कर रहे हैं यहाँ पर, बच्चे मिररिंग कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि भाई, जब देखो, अगर आप में अच्छे हेल्दी रिलेशन है, लड़का और उसकी वाइफ के इन लॉज से अच्छे रिलेशन है, तो बच्चा भी फिर वो ले लेगा। बच्चा मिरर करता है, बच्चा देखता है कि क्या उनकी रेस्पेक्ट है घर में।
या So हमारे this is what पेरेंट्स I को am रेस्पेक्ट saying. मिल रही है, लेकिन ये एक अनहेल्दी है कि हम ऐसी फैमिली में अपने बच्चों को रखें जहाँ पे हमारे ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वहाँ उस परिवेश में हम अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। That's ये so true. है ना, That's so बट true. आपने जो बोला ना, जो बोला अभी कि दादा दादी नाना नानी के साथ बच्चे नहीं रह रहे हैं, ये गलत हो रहा है, ये एक्चुअली में गलत हो रहा है। क्योंकि अगर ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ये जो इनसे जो बॉन्डिंग मिलती है, इनसे जो हम कहानियां कथाएं सुन के बड़े होते हैं, ये बच्चों को एक पर्सनालिटी बनाने में, एक मॉरलिटी वैल्यूज वहां से जो आती है ना, ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ही देते हैं हमें। सो ट्रू। और जैसे तो तुमने बोला वो हाँ, बच्चा मोबाइल में घुसा हुआ है, उसको हाँ, पेरेंट्स चाहिए थे, ऐसे हाँ, ही बच्चों को चाहिए ग्रैंड पेरेंट्स चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स चाहिए, चाहिए, लव चाहिए हमें उनको। खेलने के लिए चाहिए, लेकिन वो रिलेशन मिसिंग है ना, वो बॉन्डिंग मिसिंग है यहाँ पर। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि देखो, बहुत ही अच्छा हो कि अगर ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ में रहें, बहुत अच्छा हो, दिस इज है व्हाट ना? आई क्योंकि थिंक बच्चे दिस इज ना व्हाट। बच्चे को सब चाहिए, सारे रिलेशन चाहिए, जहाँ मौसी भी चाहिए, चाचा भी चाहिए, सबकी अपनी वैल्यू है। बिल्कुल बिल्कुल। सब ऐसे चाहिए। में अगर एक हाँ। टीम बना करके आप घर में रहो और हम्म। ग्रैंड पेरेंट्स इस बात को समझे कि हमें अपने बच्चों को स्पेस देनी है, आज़ादी देनी है, उनको लव और कनेक्शन देना है ताकि वो हमारे साथ रहें। क्योंकि एक ये भी है, मतलब एक चलो दूसरी और भी चीजें होंगी, पर अगर हमारे बच्चे हमारे साथ हैं तो हम उनके दुख सुख का ध्यान रख सकते हैं, वो हमारे दुख सुख का ध्यान रख सकते हैं, राइट। और जो घर में होने वाले बच्चे हैं उनसे जो खुशी मिलती है, मुझे लगता है वो खुशी ग्रैंड पेरेंट को कहीं नहीं मिल सकती। घर में एक छोटा बच्चा है, हमारे अपने बेटे का बच्चा है, वो हमको छोटी सी तोतली बातों से बात करता है, वो मेरे पास आके जब खेलता है तो मेरे को जो सेंस ऑफ हैप्पीनेस है, बिल्कुल सही वो बोल रही हो। उससे बड़ा हैप्पीनेस ग्रैंड पेरेंट्स के लिए होता नहीं है। देखो, ग्रैंड पेरेंट्स वेट करते हैं, कहते हैं ना अपने यहाँ की मूल से ज्यादा ब्याज वाला और एक, हम लोगों ने इस तो फीलिंग्स हाँ, को महसूस किया हुआ किया है। हमने अपने ग्रैंड हाँ, पेरेंट्स की आंखों में देखा है, वो हम लोगों से जितना प्यार करते थे, हमारे पेरेंट्स से ज्यादा हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे पीछे हमेशा खड़े रहते थे कि नहीं, इसको ये चाहिए, इसको दिलाओ, है ना, ये क्या कर रही है, क्या खा रही है, इसको इसका ध्यान रखो। ये तब होता था। अब की मैं बात कर रही हूँ ना अमिता, अब क्या हो रहा है, आप इंटरफेयर ना करो, ये मेरी पेरेंटिंग है, आप उसको बिगाड़ रहे हो। जब जहाँ बॉन्डिंग ही नहीं है, वहां पे बच्चे को हम कैसे उस परिवेश में पलने देंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ना होना, एक दूसरे के ऊपर कनेक्शन, एक दूसरे के साथ नहीं होना, लव नहीं होना, फैमिलीज को ज्यादा तोड़ रहा है, रादर देन ये सोचना कि हम ये डिसाइड कर लेते कि भाई हमने शादी करी, हम अलग ही रहेंगे क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारी इंटरफेरेंस करेंगे। मुझे लगता है इसके रादर तुम लोग कहीं फैमिली थेरेपी में चले जाओ। आजकल प्री मैरिटल काउंसलिंग कर लो, फैमिली थेरेपी कर लो, अवेलेबल है, बस अवेयरनेस की कमी है ना। और बहुत ही अच्छा है कि अगर आप पूरी फैमिली एक साथ रहते हो तो इससे हेल्दी तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो बच्चे नाना नानी दादा दादी के साथ में पल रहे हैं, सबके साथ में, आप उनकी पर्सनालिटी को देखो कि अलग शाइन करती है, अलग शाइन, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है, और वो जितना कंपैशन के साथ काम करते हैं वो काम कोई नहीं, क्योंकि दूसरे बच्चे इनसिक्योर होते हैं, उनको आपने छोड़ दिया, वो मोबाइल के साथ पल रहे हैं, मेट्स के साथ पल रहे हैं, ऐसे में उनके अंदर एक खालीपन है, कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखता है। और देखो जो ग्रैंड पेरेंट्स है ना, वो भी बच्चे बन जाते हैं आगे चल के, तो वो भी एक बच्चे के साथ में ही इक्विवेलेंट है, दोनों साथ में ही एंजॉय करेंगे। तो वो जो उनकी बॉन्डिंग है, जो हेल्दी लाइफ होगी, जो हेल्दी फैमिली होगी, उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। बट स्टिल मैं कह रही हूँ, अगर आपकी वो बॉन्डिंग नहीं है, आपकी फैमिली में मैच्योरिटी नहीं है, इतना ज्यादा आप अवेयर भी नहीं हो रहे हो, खुद सेल्फ अवेयरनेस भी नहीं हो रहे हो, आप खुद भी नहीं समझ रहे हो कि मैं ये क्या गलत कर रहा हूँ, तो प्लीज आप थोड़ी सी दूर पे घर ले लो। आप अलग हो जाओ। अगर नहीं रह पा रहे हो और नहीं एक दूसरे को बर्दाश्त कर पा रहे हो, पेशेंस लेवल नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजोल्यूशन की तरफ जाना नहीं चाह रहे हो, देन इट्स ओके, देन यू शुड टेक अ कॉल। इससे बच्चे के साथ का रिलेशन जो है वो तो हो ही रहा है गलत। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी बहुत असर डाल रहा है, बहुत इम्पैक्ट करता है। दिस इज व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट। एक फैमिली आई थी मेरे पास, वाइफ ने बोला था, उसका बहुत ही पर्सनल सी चीज थी अमिता, कि
मैम अलग रहती हूँ, मैं मेरा जो घर है थोड़ी तो उस पे रहती हूँ, तो ये चलते फिरते मेरे साथ थोड़ा फ्लर्टिंग, थोड़ा ऐसे है ना, थोड़ा चलते फिरते बातचीत हो गई, थोड़ा फ्लर्ट करते रहते हैं तो अच्छा लगता है ना, एक हेल्दी अपनी लाइफ लगती है अपना। लेकिन जब हमारी फैमिली होती है, वहाँ पर होते हैं, तो ये मुझसे बहुत डिस्टेंस में रहते हैं, तो हमारी बात ही नहीं हो पाती है। तो जब कंबाइंड फैमिली में अगर वो अनहेल्दी फैमिली जा रही है, तो वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, अरे सॉरी कम्युनिकेशन गैप होगा, आपके कॉन्वर्सेशंस नहीं होंगे, ये सब चीजें, तो आप कैसे कर पाओगे अपनी लाइफ को आगे, कैसे आप बढ़ा पाओगे? सो ट्रू, सो ट्रू। सो बात वही है कि जब अगर दोनों इस पार्टीज इस बात को समझें और अगर अपने कन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाएं, कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन करें, एक दूसरे को फीलिंग्स को समझें। अब जैसे वो जो नई सीरीज आई है परफेक्ट फैमिली, शायद तुमने नहीं देखी मैंने है, अभी देखी तो नहीं है, लेकिन मैं you must देखूंगी। see it, you must see it, and I would really invite all my audience की परफेक्ट फैमिली को जरूर देखें, क्योंकि हर एक जना जहाँ से आ रहा है वो उसका कहीं ना कहीं कोई ट्रॉमा है पास्ट का, कोई चाइल्डहुड ऐसा उनका स्टक है जिसकी वजह से वो जो बिहेव कर रहा है वो कर रहा है। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर, एक दूसरे की फीलिंग्स को सिर्फ समझना है, एक्नॉलेज करना है और उसको एज ए होल एक पर्सन समझना है। हम लोग जो इतनी जल्दी लेबलिंग में आ जाते हैं, समझने में ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो लाइफ में सब कुछ ही है। अगर आप रेजोल्यूशन की तरफ चीजें ले जाना चाहते हो, अगर आपको एक हेल्दी फैमिली चाहिए, देन यू मस्ट वर्क फॉर इट। अगर आपको लगता है चीजें जो है सही है, मैं ऐसे ही, तो देन इट्स योर चॉइस, इट्स ऑलवेज योर चॉइस। इट्स योर चॉइस। कभी आपको कोई जबरदस्ती आपको बुला भी नहीं सकता बाय फोर्स। कभी काउंसलिंग में अगर कोई आता है तो वो कभी उसने काम भी नहीं किया है अपने ऊपर। सो ट्रू। तो मुझे ये लगता है कि फैमिली काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत। हाँ, बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करिए और एक ऐसी बॉन्डिंग बना के चलिए कि लोग आपकी फैमिली को मिसाल दे कि देखो वो भी तो रह रहे हैं घर में, वो भी तो रह रहे हैं पेरेंट्स के साथ। आई हैव सीन मैनी फैमिलीज अर्चना, जहाँ पर घर के बड़े क्योंकि बहुत सुलझे हुए हैं, अपने बच्चों को बहुत स्पेस देते हैं, उनको उनकी जिंदगी जीने की पूरी आजादी देते हैं। तो ऐसे में बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, वो ऐसे फल फूल रहे हैं, वो ग्रैंड पेरेंट्स से कनेक्टेड हैं, पेरेंट्स से कनेक्टेड हैं। ग्रैंड पेरेंट्स की बहुत इज्जत है घरों के अंदर और पेरेंट्स की भी बहुत इज्जत है। तो ये जब आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे, स्पेस दोगे, एक दूसरे को के बीच में इंटरफेरेंस नहीं करोगे लाइफ में, देन आप भी खुश हो, वो भी खुश है और आपकी तीसरी जनरेशन भी खुश है। मैं एक बहुत हेल्दी फैमिली की बात भी आपको बताती हूँ। उन्होंने बोला कि देखिए मैं बाहर रह रही हूँ, मैं जॉब करती हूँ, वो आउट ऑफ इंडिया है और मैं जॉब करती हूँ, हस्बैंड जॉब करते हैं और मेरे इन लॉज है मेरे साथ में रहते हैं, बट आई एम वेरी मच हैप्पी विद देम। क्योंकि देखो यहाँ पे कितना स्पेस दे रखा है मदर इन लॉ ने, कि मदर इन लॉ कभी मेरे रूम पे भी नहीं आती है, कि अगर कभी ऐसा होता है वो आवाज देती है कि बाहर आ जाओ, है हॉल में आ जाओ, यहाँ बैठ के सब बात करते हैं। लेकिन आज तक वो मेरे रूम में नहीं एंटर किया। उन्होंने बोला है कि सबका एक पर्सनल स्पेस होता है, उसको नहीं किसी को टच करना चाहिए। और एक्चुअली आप अगर ये समझदारी आ जाए अगर लोगों के अंदर कि सबका एक अपना पर्सनल स्पेस होता है, और वहीं पर अगर आपने कुछ भी पिन पॉइंट ऐसा कर दिया, और पर्सनल स्पेस तो एक अपनी सब्जेक्टिविटी होती है ना, अपनी अंदर की खुशी होती है। अगर आप किसी के इनर प्लेजर पे अगर आप सवाल उठा रहे हो, उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, वहां से चीजें परेशान करती है। सो ट्रू। हाँ, तो वो उनके रूम पे कभी एंटर नहीं करती थी, वो उनकी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होती थी। इसी की ऑपोजिट एक अनहेल्दी फैमिली भी मैं आपको बता दूं, जो मदर इन लॉ थी वो जाके मेरे बेटे की अलमीरा है मैं ही सेट करूंगी, मैं करती आई हूँ, आज तक मैं करती आई हूँ मैडम, इसको तो पता भी नहीं कैसे करते, इसकी माँ ने तो कुछ नहीं सिखाया है, इसकी माँ ने तो बताया ही नहीं कि ऐसे घर के काम होते हैं, सब मैं करूंगी उसका। तो उसको वाइफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने ही नहीं दे रही थी, सारे काम माँ कर रही थी। पर्सनल काम होता है ना, आप देखो लड़का बड़ा हो गया है, आप थोड़ा सा उसको पर्सनल स्पेस दो। उसकी अलमीरा आप सेट कर रहे हो, उसकी सारी चीजें आप कर रहे हो, उसका ब्रेकफास्ट आप बना रहे हो, तो यहाँ पे आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो। मुझे
मैं मतलब कई बार ऐसा सोचती हूँ, मैंने हम्म। तो कपल काउंसलिंग जरूर करी हुई है पर फैमिली थेरेपी कभी नहीं करी हुई है। एक बार ट्राई किया था बट दैट वाज काफी हैवी पड़ गई थी। तो मैं तुमसे Actually, समझना चाहती हूँ, ये तुम बहुत family- हैवी होती है और ये आप एक पेन किलर लेके रखिए अपने लिए, आप तब बैठिए। एक्चुअली मतलब जब आके आपके सामने फैमिली के 4-5 जो भी मेंबर्स हाँ, बैठे हैं, हाँ, अब आप बीच में एक रेफरी का काम कर रहे होते हो। अब सामने वाला कुछ बोलेगा, दूसरा नाराज हो जाएगा, इसने ऐसे बोल दिया, मेरा ये मतलब नहीं था, और दूसरा कुछ बोलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक आपका कैसे करती हो ये बताओ। ये बहुत ही टफ होता है और हमेशा ब्लेम मेरे ऊपर आता है कि आपने ऐसा बोल दिया उसको। जो सबसे ज्यादा इमोशनल होता है, जो विक्टिम होता है, आइडेंटिफाई जो हमारा होता है, तो उसके साथ में फील करता है कि नहीं, आप तो उसका ही पक्ष ले रहे हैं, है ना, आप उसका ले रहे हो। तो ये बायस होना, ये मैं पहले ही रूल्स बता देती हूँ, देखो आपको ऐसा लगेगा, है ना, कि हर चीज, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत सेफ करके रखना चाहती हूँ इसमें, क्योंकि मेरे ऊपर सब आने वाले हैं। So true। तो यहाँ पे मुझे पहले से मुझे क्लैरिटी में दे देती हूँ कि देखो ऐसा लगेगा लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैं जजमेंटल नहीं हूँ, इसीलिए आप मेरे पास आए हो, है ना। तो और मैं जजमेंटल होके क्या भी कर सकती हूँ आपका, सही है ना। हाँ। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि देखो थोड़ी देर तो हम 1 by 1 करते हैं, थोड़ा से आवर्स, जैसे हमारा 45 मिनट्स का एक सेशन होता है, बट ये फैमिली थेरेपी वाला थोड़ा सा मैं बढ़ा के करती हूँ इसको, क्योंकि इतने लोग होते हैं उसमें। तो पहले तो 1 by 1 सबके पास में थोड़ा थोड़ा सा उनके इश्यूज ले लिए। अच्छा, ठीक है। उसके बाद में अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो उनको एक साथ बैठा के किया, एक साथ बैठा के जब उनका रिजॉल्व थोड़ा हो गया, फिर एक्सटेंडेड फैमिली वो भी बैठती है, फिर सबकी इश्यूज को लेके एक थेरेपी लेकर के, जैसे कि मेनू चेंज करके एक साइकोलॉजिस्ट, उनकी स्ट्रक्चर थेरेपी है ना। इस स्ट्रक्चर में क्या करते हैं कि हर फैमिली का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग पैटर्न्स होते हैं, अलग ही इस सबका ना फैमिली सिस्टम थेरेपी है, जिसमें लोग, हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारा हर फैमिली का सिस्टम अलग होता है। वहाँ से वो अपने आप को कभी अवेयर करने की, प्रेजेंट में लाके अपने को चेंज करना ही नहीं चाहते हैं। तो फैमिली स्ट्रक्चर जो होता है थेरेपी, इसमें मैं थोड़ा सा बता देती हूँ तुम्हें कि, है ना, कि इसमें बहुत सारे ऐसे हम लोग कार्ड्स बनाते हैं। अच्छा, हाँ, कि कोई बड़ा कार्ड, कोई बीच का कार्ड, ये फैमिली के पर्सन को इंडिकेट करता है हर कार्ड कि, और सब कलरफुल अलग अलग कलर्स के कार्ड्स होते हैं। तो उसमें ये होता है कि ये है, इसकी जगह कहाँ पे इसका प्लेसमेंट होना चाहिए, इस कार्ड का, ये छोटा कार्ड है, इसका प्लेसमेंट कहाँ पे होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी जगह, मैंने एक शतरंज जैसे चेस बोर्ड होता है ना, वैसे वो कार्ड रख के और उस पे मैंने दिखा दिया। उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को मैंने लाइंस के जरिए कि ये कॉन्फ्लिक्ट लाइन है, कोई कोई डॉट 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 दे दिया, किसी को स्ट्रेट दे दिया, किसी को पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन इन द सेंस कि उनके बीच की बॉन्डिंग अच्छी है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब डॉट डॉट डॉट। तो ये मैंने चार्ट में पूरा ब्लॉक्स रखे, स्कैटर्ड, बड़ा छोटा, सबके इंटरकनेक्शन कैसे, किसके साथ किसकी बॉन्डिंग है, वो मैंने उसके जरिए उनका चार्ट बनाया। और इस तरीके से किसकी कहाँ पे जगह है, कौन ऊपर है जो कि नीचे वाली जगह पे होना चाहिए था, वो अपना रोल गलत कर रहा है, इसको तो नीचे रहना चाहिए था बट ये तो पेरेंट वाली जगह पे सरवाइव कर रहा है। अच्छा, तो लोग समझ जाते हैं इसको कि मेरी ये प्लेस थी और मुझे वहाँ होना चाहिए। एक्चुअली समझ जाते हैं, जो समझना चाहते हैं, मैं फिर बोलूँगी, है ना, तो वो समझते हैं कि अगर देखो एक फैमिली में घर का एक बेटा बार बार इंटरफेयर कर रहा है छोटे वाले को, बार बार कर रहा है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और उसकी वजह से पेरेंट भी दुखी हो रहे हैं कि भाई छोटा वाला भी दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है। अब पेरेंट इसलिए परेशान हो रहे हैं कि इन दोनों भाइयों में सिबलिंग राइवलरी क्यों चल रही है, इतना क्यों ये परेशान हो रहे, एक दूसरे से ही ये लोग अटैकिंग मोड में रहते हैं हर समय। अब यहाँ पर जब फैमिली काउंसलिंग होती है, अच्छा, तो बड़ा वाला जो बेटा है ना, वो जानबूझ के नहीं कर रहा था कुछ भी, बस वो कर रहा था, उसको लगता था कि मैं बड़ा हूँ और मुझे इसको हमेशा जो है मुझे अपने से थोड़ा सा रखना है, कंट्रोल में रखना है। बहुत समझ गए, वो बड़ेपन का होता है कि मैं बड़ा हूँ, उसको मेरी बात माननी चाहिए, मेरे साथ चलना चाहिए, करनी चाहिए, इस तरीके का था। तो
उसको जब बताया गया कि देखो आप ना पेरेंट की जगह पे सरवाइव कर रहे हो, सब पूरा चार्ट बना के उनको सिखाया गया, तो क्या ये जगह सही है? अगर वो समझना चाहेगा तो बिल्कुल समझ लेगा कि नहीं, तो मैंने कहा अपने को सही ब्लॉक में रखो। वाओ, है ना। तो यहाँ से फिर अवेयरनेस आती है कि देखो आप कैसे फैमिली, ये तो मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई, बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जो फैमिली काउंसलिंग में करते हो, और हर फैमिली के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी आती है, एक ही नहीं जा सकती कि आप एक ही सब पे अप्लाई कर दो, वो नहीं जाएगी। तो फैमिली काउंसलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन वाउच फॉर इट, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि जब पूरी फैमिली बैठी है तो सबके इमोशंस को हैंडल कर पाना, सबकी इमोशंस को, बातों को सुनना और एक दूसरे को कन्वे करना, कन्वे कर पाना कि ये वाकई क्या कह रहा है। और सबसे बड़ा टाइम मेरा तब आता है जब एक्सटेंडेड फैमिली एक साथ है, जैसे 1-to-1 हो गया, अब मुझे सबके साथ में इंटर कनेक्शंस, बॉन्डिंग्स को बनाना है, अब कैसे काम करना है, वो मेरे लिए एक बिग डील होती है। कि वहाँ पे अगर कोई बड़ा अपनी अंडरस्टैंडिंग ले लेता है, समझ लेता है, देन वेल एंड गुड, तो अच्छे रिलेशंस बन जाएंगे। और बहुत लोगों को अपनी कमियां खुद से समझ में आने लगती हैं, और मैंने जैसा पहले भी अभी बोला, मैं इम्पोज नहीं करती हूँ, जो मैं बता रही हूँ इसी से ले लो, आप किस जगह गलत हो, अपने अंदर से ही समझ लो। वाओ वाओ, है ना। और जो फैमिली में एक बात मैं और देखती हूँ अमिता, बहुत पकड़ बना के रखना चाहते हैं सब एक दूसरे पे, है ना। ये धीरे धीरे मुझे सेशंस की चीजें याद आ रही है ना, वो मैं बता रही हूँ। सब एक दूसरे पे पकड़ बना के रख रहे हैं, माँ बेटे पे पकड़ बना के रख रही है, बेटी पे पकड़ बना के रख रही है। अरे सबको फ्लेक्सिबल कर दो भाई, जितना आप फ्लेक्सिबिलिटी दोगे तो उतने ही बच्चे पनपेंगे, है ना, उतना ही आपका फैमिली पनपेगी, क्योंकि सबको स्पेस चाहिए फाइनली। सही बात है, सबको अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने की इजाजत चाहिए। अगर वो नहीं मिलती है, इसीलिए इंसान दूसरे से दूर भागता है, इसीलिए बच्चे अपने माँ बाप से दूर भागते हैं, इसीलिए हस्बैंड वाइफ के बीच में भी कन्फ्लिक्ट होते हैं, क्योंकि उनको कहीं अपनी स्पेस वायलेट होती हुई दिख रही होती है। कंट्रोल पकड़ बनाना, कंट्रोलिंग वाइफ हो जाती, कभी कंट्रोलिंग हस्बैंड हो जाते हैं, कभी पेरेंट कंट्रोलिंग हो जाते हैं, कभी इन लॉज कंट्रोलिंग। ये किस चीज का कंट्रोल है भाई? सही बात है, इनको लगता है कि अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो शायद ये हमसे या तो दूर चले जाएंगे या हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे। ये अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं, आप अपने पुराने बैगेज से लेके आ रहे हो, है ना। तो फिर आपको थोड़ा सा आप ढील दे देनी चाहिए, है ना, थोड़ा लूज करो भाई। अब बात वही है, पर लोगों को समझ में आ जाता है, दैट्स अ बिग थिंग, क्योंकि बात वही है कि चीज़ें जो हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट वी कैन अंडरस्टैंड, पर उन लोगों को उस तरीके से उस चीज़ को समझ लेना, दैट्स अ बिग थिंग एंड दैट्स अ विक्ट्री ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट। कि अगर आप किसी के अंदर ये बात बैठा पाते हो कि ये तुम्हारी स्पेस है, और ये जितना अपने रिश्तों में स्पेस दोगे और जितना अपनी स्पेस को समझोगे और दूसरे की स्पेस को रिस्पेक्ट करोगे, उतना रिलेशनशिप अच्छा होगा, उतना आपकी रिलेशन बिल्डिंग अच्छी होगी। तो ये है। और मैं तो अपनी हर फैमिली काउंसलिंग के बाद में, मेरा तो प्रसाद चढ़ाने का कि ये मैंने फिर से जीता है ना, फिर से एक फूल भगवान के सामने समर्पित करो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टास्क है। आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत बड़ा टास्क है। सो गुड अर्चना, बहुत सारी बातें करी हमने फैमिली थेरेपी के बारे में। एट द एंड ऑफ द जो भी हमारी कन्वर्सेशन है, तुम मेरे ऑडियंस को क्या बताना चाहोगी? अमिता, मैं तुम्हारी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगी कि देखो भाई, आप एक साथ रहना, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ में रहना या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रहना, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप रह रहे हो तो आपका बच्चा इतनी हेल्दी लाइफ जिएगा, उसकी पर्सनालिटी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी होगी, उसकी वैल्यूज़ होंगी, उसके अंदर बहुत शाइन पर्सनालिटी कहलाएगी। आप भी शाइन एज अ पेरेंट होगे, है ना। बट अगर ग्रैंड पेरेंट्स के इश्यूज़ हैं, आपके कन्फ्लिक्ट्स हैं, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ही नहीं, इतना स्ट्रेस, इतनी एंग्जाइटी लेके आप कैरी कर रहे हो अपनी लाइफ, ड्यू टू इन लॉज या ड्यू टू डॉटर इन लॉ, कोई भी हो सकते हैं, इन लॉज ही हमेशा गलत नहीं होते हैं भाई, है ना। तो ड्यू टू डॉटर इन लॉ, तो फिर आप थोड़ी सी दूरी पे घर ले लो, ताकि आप पेरेंट्स के साथ भी रह सको। पेरेंट्स को छोड़ना नहीं है, वो छोड़ने वाली चीज़ ही नहीं है, वो तो हमारे लिए
ईश्वर की जगह हम लोग देते हैं उनको, वो तो ईश्वर हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अपनी लाइफ का अपनी स्पेस के लिए, क्योंकि अब हम एक यूनिट और हमारा बढ़ गया है, साथ में रहते हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ आप अलग हो जाइए। आप अपने बच्चे को एक हेल्दी एनवायरनमेंट में आप हेल्दी एनवायरनमेंट इज द प्राइमरी। हाँ, और मैं तो कहूँगी भाई हमारे पास ऐसे ऐसे साइकोलॉजिस्ट है, व्हाई नॉट टू गो फॉर अ फैमिली थेरेपी एंड रिजॉल्व योर इश्यूज एंड लिव योर हेल्दियर लाइफ। क्योंकि हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए आपको रिश्ते भी चाहिए, आपको अपने लोग भी चाहिए, और जितना आप अपने लोगों के साथ उठते हो, बैठते हो, अपनी बातें शेयर करते हो, अपना एक पार्ट शेयर करते हो, उतने आप खुश रहते हो। तो व्हाई नॉट टू रिजॉल्व योर इश्यूज रादर देन सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना। मतलब आई वुड ऑलवेज से दैट। थैंक यू सो मच अर्चना, बहुत ही मजा आया ये इस बातचीत में। मजा आज मैंने भी बहुत सारी स्टोरीज बताई, लेकिन आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है।